मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की तो मैं महसूस करता था मेरे मन में यह अवधारणा ने एक ऐसा धुंधला रूप ले लिया है। अवधारणा सोच मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसा संवारा था। आखिर यह भारत क्या है, प्रश्न कर रहे हैं। आखिर यह भारत क्या है? अतीत में यह किसकी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व, नेतृत्व। उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने उस शक्ति को पूरी तरह खो दिया? प्रश्न कर रहे हैं बार बार कि भारत पहले कैसा था, अब कैसा, इसके बारे में प्रश्न। विशाल जनसंख्या का बसेरा लोग ज्यादा निवास होने के अलावा क्या उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानकर कहा जा सके? फिर प्रश्न, आधुनिक विश्व में इसका तालमेल किस रूप में बैठता है? भारत मेरे खून में रचा बसा है। अब भारत के प्रति लेखक का प्रेम कि भारत के उसके खून में, रग रग में। इसके बावजूद मैंने उसे एक भारी आलोचक की नजरों से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी, शंकाएं, संदेह। क्या मैंने भारत को जान लिया था? फिर प्रश्न, मैंने तो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रखा था। खारिज, खत्म। लेकिन भारत के वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है। वह बहुत कुछ जो सार्थक है तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है। वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या था? अगला पेज, पृष्ठ नंबर 6। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के किले पर गया था। अब लेखक कहाँ गया था? मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा संस्कृति विशेष है, सिंधु घाटी के प्रमुख 2 महानगर हैं ये। मोहनजोदड़ो में एक किले पर खड़ा था। किला ऊंचा स्थान, मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर, घर और गलियां बिखरी थी, प्राचीन, पुरानी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता था। साथ ही यह भी कहा जाता था कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो ना ये सब बातें, सिंधु घाटी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका ठेठ भारतीयपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5000 वर्ष तक, उससे अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। किसका? मोहनजोदड़ो। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और वे स्वयं उनसे प्रभावित हुए, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। अंश भाग, मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता, उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे।
और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अगकोर, बोरोबुदूर बहुत सी जगह पर उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध था, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब लेखक को जिन जिन बातों ने आकर्षित किया उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसने? नदियों ने, पहाड़ों ने आकर्षित किया और इतिहास की अनगिनत पहलुओं की याद ताजा की। इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान, और इसके अब इसमें देखो भारत का नाम इंडिया बोलते हो ना आप लोग, हिंदुस्तान भी बोलते हो। भारत के बहुत सारे नाम हैं, जिसके पार हजारों वर्षों से यहाँ जातियां, कबीले, काफिले, फौजें आती रही है। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई और पुरानी कहानियों में आज भी जीवित उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। फिर पहाड़ों और जंगलों में भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य नाच करना, उत्सव त्योहार मनाना, नाटक से संबंध न होने की कितनी पुरानी कथाएं एकत्र हैं। पुरानी कथाएं, पुराणों से संबंधित कथाएं, कहानियां एकत्र इकट्ठी। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा। गंगा नदी को कितना पवित्र मानते हैं, जिसने इतिहास के आरंभ से भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद संख्या में लोगों को अपने तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। बच्चों, गंगा मैया में आपके पेरेंट्स, दादा परदादा, हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी गंगा स्नान करने जाते हैं हरिद्वार में। कितनी पवित्र मानते हैं। भारतीय संस्कृति में गंगा को माता का रूप दिया गया। मैंने पुराने स्मारक और भग्ना अवशेषों को और मूर्तियों को, भित्ति चित्रों के जो दीवार पर बने चित्र, अजंता का नाम सुना है ना आपने, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा, दिल्ली की कुछ इमारतों को देखा। पत्थर में अतीत की भारत की कहानी है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में, फिर हरिद्वार में महान पर्व, इलाहाबाद में भी कुंभ का मेला लगता है ना, महान पर्व स्नान कुंभ मेले में जाता हूँ, देखता हूँ। सैकड़ों हजारों लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। उस समय भी मेले पुराने पड़ चुके थे, अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। ऐसी हैरत होती थी, हैरत आश्चर्य कि
अतीत के सैकड़ों चित्र मेरे मन में भर आए। किस जब भी जगह संबंध रखता, मैं उस बात को खड़ा होकर याद करता। बनारस के पास, अब किसका वर्णन किया? बनारस का। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को पहला संदेश लगभग देते साफ देखा। महात्मा बुद्ध का नाम आ गया बच्चों। कहाँ पर? बनारस के सारनाथ में लेखक ने जो महात्मा बुद्ध का संदेश सुना था। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ, पाषाण पत्थर के। अब अशोक का नाम भी आपने हिस्ट्री में सुना है ना, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें अशोक का नाम है। जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी अन्य किसी राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर। अब पूरी हिस्ट्री की बातें आ रही हैं। पहले किसका नाम आया? अशोक का। अब किसका नाम आया? अकबर का। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा रीति रिवाज की निरंतरता में विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी, जिसने उस पर अपना गहरा प्रभाव डाला था। बच्चों, ये पाठ का एक पाठ हमने पढ़ा, अभी दूसरा पाठ अभी पढ़ेंगे। तो देखो, भारत की शक्ति और सीमा। इस अब आगे पढ़ेंगे। हम कितना पढ़ चुके हैं, तो इसी के साथ आगे पढ़ेंगे। अब भारत की शक्ति और सीमा, इसी लेसन का दूसरा भाग, भारत की शक्ति और सीमा। भारत की शक्ति के स्रोत होते हैं साधन, और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। पर उसके पतन के हाल के पतन, गिरावट, हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया। टेक्नोलॉजी की दौड़ में भारत क्या है? पिछड़ गया। ये पुराने समय का। अब वर्तमान में तो भारत बहुत ऊपर है। यूरोप तो तमाम बातों में एक जमाने से पिछड़ा हुआ था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी, हौसला, उत्साह, जीवन शक्ति और मानसिकता थी। इसी तकनीकी ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उसके लिए अपना पूरा विस्तार, पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को समझाना मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता, जागरूकता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। अनुभव, जीवन की लालसा, उद्यम की कमी आ जाती है। उद्यम, मेहनत, लालसा, इच्छा क्षीण, कमजोर, रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति लेने लगती है। बच्चों, इसका मतलब है जो रचना जो अपने हाथ से बनाई जाए,
ने भारत का ह्रास कर दिया और धीरे धीरे भारत गतिहीन हो गया। किंतु यह स्थिति पूर्णतया सर्वेक्षण नहीं है, केवल जड़ता गतिहीनता का एक रस लंबा दौर रहा तो नाटा अतीत से पूरा टूटता गया। एक युग का अंत, उसके ध्वंस अवशेषों पर किसी चीज का निर्माण होता। इस प्रकार क्रम भंग नहीं हुआ। भारत की निरंतरता आज भी चली हुई है। इस पुनर्जागरण के दौर में नए समझने और पुराने के साथ अंश जोड़ने के लिए रक्षा करने लायक समझा गया। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और अंतर वस्तु बदल गई। ऐसी लालसा लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं की जा सकती। साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य तालमेल स्थापित करना बराबर बना रहा। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। बच्चों, पाठ बहुत बड़ा है तो हम आज पाठ यहीं तक पढ़ेंगे। इसका भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़ लेना। धन्यवाद।